ओके देखिए बच्चे लोग, तुम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग कॉस्टिंग टैक्स में, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। देखिए आज कॉस्टिंग टैक्स में हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पढ़ेंगे। टॉपिक हम लिख देते हैं बोर्ड में, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जिन्होंने दिया था उनका नाम था F.W. टेलर, फ्रेडरिक वेंस्लो टेलर। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, बहुत खूबसूरत थ्योरी है, वह थ्योरी का नाम है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। उन्होंने कहा था कि वर्कर को पेमेंट करने से पहले आप देखेंगे कि वर्कर लायक है या नालायक है। पहले आप देखेंगे, अब आप सोचेंगे कि भाई हम कैसे समझेंगे कि वर्कर लायक है नालायक है। पहले समझा दिया आपको उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि बिफोर यू पे टू द एम्प्लॉइज यू विल चेक कि एम्प्लॉइज आर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एंड एम्प्लॉइज शैल बी पेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। इफ द एम्प्लॉय इज गुड एम्प्लॉय, अगर वर्कर अच्छा है तो उसको हाई रेट देंगे, अगर वर्कर खराब है तो उसको लो रेट देंगे। अभी देखो मन में क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे समझेंगे कि वर्कर अच्छा है या खराब है। तो माय डियर स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि कोई भी वर्कर हो, पेमेंट करने से पहले आप वर्कर का एफिशिएंसी निकाल के देख लीजिए, और एफिशिएंसी निकाल के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वर्कर आपका लो एफिशिएंट मतलब लो एफिशिएंट है या फिर हाईली एफिशिएंट है। एंड वंस यू कम टू नो दैट द एम्प्लॉइज आर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, तो आप उनको बाइफरकेट कर पाएंगे, आप उनको अलग कर पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि एम्प्लॉइज लायक है या नालायक है। एंड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी दे शैल बी पेड द मनी, उनको इनके एफिशिएंसी के हिसाब से वो पेमेंट करेंगे। ठीक है बाबू, तो लेट्स सी। उन्होंने कहा था जो वर्कर एफिशिएंट होगा उसको हायर रेट देंगे। हायर रेट देंगे मतलब पीस रेट के हिसाब से पैसा देंगे, लेकिन हाई रेट देंगे। और जो वर्कर इनएफिशिएंट होगा उसको लो रेट देंगे। ये बात उन्होंने कहा था। अकॉर्डिंग टू टेलर डिफरेंट एम्प्लॉइज शैल बी पेड डिफरेंट रेट। अगर मान लीजिए 1 रुपया पर पीस का देते हैं, सबको 1 रुपया नहीं देंगे। उन्होंने कहा सबको 1 रुपया मत दीजिए। अगर एक पीस बनाने का आप 1 रुपया देते हो तो सब वर्कर को आप 1 रुपया मत दीजिए। जो वर्कर ज्यादा अच्छा है, जो वर्कर लायक है, उसको आप हाई रेट दीजिए, जो वर्कर नालायक है उसको आप लो रेट दीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल वी अंडरस्टैंड व्हिच एम्प्लॉय इज एफिशिएंट, व्हिच एम्प्लॉय इज इनएफिशिएंट। तो माय डियर स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू चेक एफिशिएंसी को निकालने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा उन्होंने फॉर्मूला बनाया है कि एफिशिएंसी अगर आपको चेक करना है कि कौन सा वर्कर अच्छा है, कौन सा वर्कर खराब है, तो उसको आप कैसे चेक करोगे। तो देखिए, अगर किसी वर्कर का एफिशिएंसी आपको यूनिट्स में चेक करना है, अगर यूनिट के टर्म्स में चेक करना है किसी का एफिशिएंसी, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। ध्यान से सुनिए, अगर किसी वर्कर का आपको एफिशिएंसी चेक करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। एक्चुअल आउटपुट मतलब क्या? जैसे सपोज मान लीजिए x का एफिशिएंसी निकालना है। अभी देखो x को हम बोले थे कि बाबू तुमको 50 यूनिट्स बनाना है। माय डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब होता है कितना आपको बनाना चाहिए था, 1 घंटा में आपको कितना बनाना चाहिए था। तो कंपनी एक स्टैंडर्ड सेट किया, कंपनी बोला कि 1 घंटा में आपको 50 पीस बनाना चाहिए, और मान लीजिए x बनाया 40 यूनिट। अब हमको उसका एफिशिएंसी निकालना है। तो अगर एफिशिएंसी यूनिट्स के टर्म में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? मतलब अगर यूनिट्स दिया हुआ है और आपको एफिशिएंसी निकालना है तो निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्चुअल यूनिट आउटपुट कितना है? 40, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 50 इनटू 100। तो 40 बाई 50 इनटू 100 आप करोगे तो कितना आएगा? देखो 80% आ गया। अब देखो, बनाना था 50, ये वर्कर बनाया 40, मतलब ये वर्कर अच्छा है खराब है? वर्कर नालायक है। नालायक मतलब इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड से कम बना रहा है। स्टैंडर्ड से कम मतलब नॉर्मली स्टैंडर्ड 100% होता है, अभी आप 100 से कम बना रहे हो, मतलब आप नालायक कैटेगरी हो, तो ये वर्कर इनएफिशिएंट हो गया। इसको लो रेट देंगे। कौन सा रेट देगा? वो लो रेट। तो कोई भी वर्कर का, उन्होंने कहा था कोई भी वर्कर को पेमेंट करने से पहले आप उसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, whether the employee is efficient or inefficient. If the employee is efficient, he shall be paid. If he shall be paid higher rate, if the employee is inefficient, he shall be paid lower rate. अगर वर्कर एफिशिएंट है तो उसको हाई रेट देंगे, अगर इनएफिशिएंट है तो उसको लो रेट देंगे। तो हम लोग एफिशिएंसी अगर आपको यूनिट में निकालना होगा ना, यूनिट दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकालना है तो एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। लेकिन अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए आपको एफिशिएंसी निकालना है वर्कर का और टाइम दिया हुआ है, टाइम के हिसाब से आप निकालेंगे तो ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। सपोज आपको 20 घंटा बोले थे, 20 घंटा में काम कंप्लीट करो, आप 10 घंटा में काम कंप्लीट करेंगे, मतलब आप अच्छा एम्प्लॉई। अब आपका एफिशिएंसी को कैसे निकालेंगे? देखिए स्टैंडर्ड कितना था 20, एक्चुअल कितना हुआ 10 इंटू 100। देखो 20 बाई 10 इंटू 100 करेंगे तो एफिशिएंसी कितना आएगा देख लीजिए, 20 बाई 10 इंटू 100, 200%। आपका एफिशिएंसी 200% है, मतलब ज़्यादा है। तो माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू टेलर, अगर आपको किसी का अगर आप वर्कर को पेमेंट करने जा रहे हो, अगर वर्कर का आप अर्निंग निकालने जा रहे हो, तो वर्कर को कितना रुपया देंगे दैट डिपेंड्स ऑन वर्कर का एफिशिएंसी कैसा है। अगर वर्कर एफिशिएंट है तो हाई रेट, अगर वर्कर इनएफिशिएंट है तो वर्कर को लो रेट हम लोग पे करेंगे, ठीक है। अगर हाई रेट है तो वर्कर को, एफिशिएंट है तो हाई रेट और इनएफिशिएंट है तो लो रेट। अभी देखिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। एग्जांपल 1 जो मैंने आप लोगों को भेजा है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इन अ फैक्ट्री द स्टैंडर्ड आउटपुट इज 40 यूनिट्स पर आवर, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट 40 यूनिट्स है, मतलब बनाना चाहिए था 40 यूनिट। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड, चलिए स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो 40 यूनिट्स, 40 पीस बनाना चाहिए था। पीस रेट है 1 रुपया, बोला 80% ऑफ पीस रेट इज टू बी गिवन बिलो स्टैंडर्ड, बोला अगर स्टैंडर्ड से कम होगा तो उसको 80% देंगे, मतलब 1 रुपया का 80%। और अगर कोई वर्कर अच्छा काम करेगा तो उसको 1 रुपया का 120% देंगे। अगर वो स्टैंडर्ड पर है या स्टैंडर्ड से ज्यादा है, या तो 100% हो या 100% से ज्यादा होगा, उसको 120% देंगे। एक्स बनाया 30 पीस, वाई बनाया 70 पीस, बोला उसका टोटल अर्निंग निकालिए। कैसे निकालेंगे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ एक्स एंड वाई। क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है, एक्स वाई, ठीक है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और पर्टिकुलर्स। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड आउटपुट 40 एक्स के लिए भी स्टैंडर्ड तो सबके लिए सेम होता है, इसके लिए भी 40। पॉइंट नंबर बी, एक्चुअल आउटपुट ए बनाया 30, एक्स बनाया 30 पीस और वाई बनाया है 70 यूनिट्स। उसी 1 घंटा में ये 40 पीस बनाना चाहिए, ये 30 बनाया, 70 यूनिट बनाया। सी हम लोग क्या निकाल लेंगे? एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अभी देखो भाई यहाँ पे तो यूनिट दिया हुआ है, यूनिट्स में अगर एफिशिएंसी निकालना होगा तो अभी हम लोग फॉर्मूला ऊपर में लिखे थे, क्या फॉर्मूला लिखे थे? एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इनटू 100। एक्चुअल कितना 30, स्टैंडर्ड कितना 40 इनटू 100। एक्चुअल कितना 70, स्टैंडर्ड कितना 40 इनटू 100। अभी देखिए एफिशिएंसी निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। इसका एफिशिएंसी 75%, ये तो नालायक आदमी, और उसका एफिशिएंसी देखिए कितना आता है। उसका एफिशिएंसी आया 70/40 इंटू 100, इसका एफिशिएंसी आ गया 175%। अभी ध्यान से समझिए, मतलब एक वर्कर जो है एकदम एफिशिएंट है डी देखिए। अभी पीस रेट कितना है? पॉइंट नंबर डी में लिखते हैं, पीस रेट नॉर्मली है 1 रुपया और इधर भी 1 रुपया। पॉइंट नंबर ई, अप्लाइड पीस रेट है 1 रुपया, लेकिन हम लोग देंगे कितना रुपया करके देखिए। आप तो बिलो स्टैंडर्ड हो, एक्स तो बिलो स्टैंडर्ड है, तो एक्स को हम लोग देंगे, बोला जो स्टैंडर्ड से कम हुआ, 100% से कम हुआ, तो उसको हम लोग 1 रुपया का 80%, सो इट विल बी 0.80। और इसका देखिए 1 रुपया का 1.75%, 175%, तो इसका जब निकाल लेंगे हम लोग, देखिए इनका 1 रुपया 75 पैसा, तो नॉर्मल रेट 1 रुपया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड से कम है इसलिए इसको 80 पैसा देंगे, और ये स्टैंडर्ड से बेसी है इसलिए इसको 1 रुपया का 120%, क्वेश्चन में बोला था, तो 120% मतलब इसको 1 रुपया 20 पैसा देंगे। ठीक है बाबू, अब इसका टोटल अर्निंग निकल जाएगा आराम से। एफ में निकालेंगे टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे? टोटल अर्निंग निकालने के लिए आपको क्या पढ़ाए थे पीस रेट में? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पीस रेट,
नंबर ऑफ यूनिट्स कितना, ये कितना पीस बनाया है, 30 पीस बनाया है, और इसको रेट कितना 0.80, तो ये हो जाएगा 24 रुपया, इसको 24 रुपया मिलेगा। और ये कितना पीस बनाया है, 70 पीस, और इसका रेट है 1 रुपया 20 पैसा। निकाल देते हैं, देखिए कितना आएगा, 84 रुपया, 84 रुपीज। ठीक है, उत्तर कॉपी करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको सम्स भेजेगा, बना के भेजना, पहले इसको कॉपी करिए। पहले स्टैंडर्ड, एक्चुअल, एफिशिएंसी निकाल दिया, पीस रेट नॉर्मल कितना था 1, अप्लाइड कितना करेंगे 80 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा। टोटल अर्निंग कैसे लिखेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू पीस रेट अप्लाइड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू पीस रेट अप्लाइड। कॉपी करिए। अब देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं। वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड मतलब क्या, जो कंप्लीटली लॉ की नज़रों में ब्लैंक है, इसका लॉ की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है, उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। इसका लॉ की नज़रों में वैल्यू है, वो हो गया, देखिए इसका लॉ की नज़रों में वॉइड एग्रीमेंट मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे के सारे कंडीशन हो, वो तो वैलिड हो गए। जिसमें कोई कंडीशन फुलफिल नहीं है, कुछ कंडीशन को आप मिसमैच कर रहे हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। लेकिन वॉइडेबल मतलब वो होता है जो वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो, इन एग्रीमेंट व्हिच इज इन सोशल लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मार के, पीट के, मिस्टेक करके, फ्रॉड करके अगर आप किसी को अट्रैक्ट करते हो, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी देखिए एग्जांपल के लिए, a promise to sell is found to be for 5 lakh. B was not equal to this, but A by force compelled B to sign the agreement. Here the consent of B was obtained by coercion of fraud, so it is a voidable contract. Coercion, fraud, misrepresentation, mistake, undue influence, इन सब चीज़ों से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो वो voidable होगी। अब ये void agreement, an agreement not enforceable by law is said to be void agreement. A void agreement does not create any legal rights or obligation. The void agreement वो होता है जिसमें कानून का कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। अगला है void contract। ऑब्वियसली अगर एग्रीमेंट void है तो कॉन्ट्रैक्ट भी void होगा। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं इसको लॉ में एकदम साफ साफ मना किया, लॉ में डायरेक्टली बोल दिया कि ये सब void एग्रीमेंट, ये सब करना ही नहीं आपको। क्या कह देखिए, एग्रीमेंट बाय माइनर, बच्चा लोग से कॉन्ट्रैक्ट मत करिएगा, अनसाउंड लोग से कॉन्ट्रैक्ट मत करिएगा, कंसिडरेशन जिसका कंसिडरेशन अनलॉफुल हो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब हमारा चोरी चमारी ये सब के लिए। एग्रीमेंट मेड अंडर अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों में से किसी को पता नहीं है, दोनों आदमी गलती कर दी, ये void हो गया। एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन ऑफ इट इज अनलॉफुल, जिसका अनलॉफुल हो, इलीगल हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कंसिडरेशन में आप पढ़ाए थे। एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से मना मत करिए, कोई शादी करना है राइट, शादी करने दीजिए। देखिए अदर देन माइनर, माइनर है जो शादी करने से मना कर सकते हो, 18 साल से कम है वो शादी नहीं कर सकता। एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से मना करेंगे तो void कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा void क्लेज एकदम ब्लैंक है, ये सब बात आपको करना ही नहीं किसी से। एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को कोई जैसे मान लीजिए आप मेरे ऊपर केस करने जा रहे हैं, आपको केस करने से मना कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को लीगल प्रोसीडिंग से मना करना ये भी गलत है। ठीक है, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, जिस एग्रीमेंट का मीनिंग अनसर्टेन है वो भी void है। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर, वेगर मतलब बेटिंग, जुआ खेलना, जुआ जो खेलते हैं ना समझते हैं, बेटिंग करना, वो भी void माना है। ये सारे void कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट दी है। एग्रीमेंट कंटिन्यूइंग और इम्पॉसिबल इवेंट, कंटिन्यू इम्पॉसिबल, बारिश होगा तो 500 रुपया देंगे, हम आपको थोड़ी पता बारिश होगा कि नहीं होगा। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल है, गांधी जी को जिंदा कर देंगे, कर सकते हैं क्या, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ होगी। In case of reciprocal promise to do things legal and also other things illegal, the second set of reciprocal promise is void. दोनों आदमी प्रॉमिस किए कि एक चीज़ लीगल और एक चीज़ इलीगल, जो इलीगल होगा ना वो क्या रहेगा void। समझ रहे हो, ये वो एग्रीमेंट्स थे जिनको लॉ में क्या माना गया। अब देखिए कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में कुछ न कुछ आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, सेक्शन 25। इन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज void, एक एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन करेंगे दैट इज बियर प्रॉमिस। बियर प्रॉमिस मतलब बस वो एक प्रॉमिस है, बिना कंसिडरेशन का जो करते हैं वो बस प्रॉमिस हो गया, बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉ कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट इन्फोर्सेबल एंड देयरफॉर इट इज void। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट इन्फोर्सेबल, देयरफॉर इट इज void।
कंसिडरेशन मतलब कोई चीज़ करना या किसी को कोई चीज़ करने से मना करना, वो सब कंसिडरेशन आते हैं। हम आपको बोले कि आप वहाँ मत जाइए, 100 रुपये देंगे, दिस इज कंसिडरेशन। आप वहाँ जाइए, 100 रुपये देंगे, दिस इज ऑल्सो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर। कंसिडरेशन 3 टाइप का होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखिए अभी मान लीजिए पेंसिल आपको बेचे, पेंसिल बेचे और आपने 5 रुपये दे दिए, प्रेजेंट कंसिडरेशन। पेंसिल बेचने से पहले पैसा देंगे, पास्ट, बेचने के बाद पैसा देंगे, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब साथ साथ जो होगा, प्रेजेंट पहले हो गया, पास्ट बाद में होगा, फ्यूचर। ठीक है, यहाँ तक लिख करके अभी रिकॉर्डिंग में इसके बाद अपनाएंगे रूल्स, ये लिख लो ना खुद करो। हो गया, बस आगे